हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मयूर संतोष दर्वी स्मार्ट क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 1 और आज देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2 ऑनवर्ड्स। ओके, ये रहेगा फिजिक्स का फर्स्ट लेसन रहेगा, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, तो महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 21 और 22 विथ प्रीवियस ईयर रिलेटेड सिलेबस, मतलब जो 2020 और 2021 में जो बच्चों ने 12th का एग्ज़ाम दिया था, एचएससी का एग्ज़ाम, उसके लिए कोरोना पेंडेमिक की वजह से 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया था। उसके साथ विथ प्रीवियस ईयर रिलेटेड पोर्शन, मतलब उसके साथ मैं इस चैनल के थ्रू आपसे शेयर करने वाला हूँ, मतलब ऑल बुक में पढ़ाने वाला हूँ। तो डरने की कोई बात नहीं, मेरा चैनल है स्मार्ट क्लास, इसके लिंक सभी जगह पर फैला दो। मेरे चैनल की लिंक हर जगह पर फ्रेंड में अपने शेयर करो। विथ हैंड रिटन नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ। और अगर कहीं भी डाउट हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है mayur_dalvi_1330। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन दिस माई आईडी। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं। चलो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट सेशन की ओर। फर्स्ट पॉइंट आज का इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी करके रखो क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत हैं। तो फर्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड। एग्जैक्टली बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है? द phenomenon in which the edge of road are raised for the curved road above the inner edge to provide necessary centripetal force and balancing centrifugal force to the vehicle so that they take safe turn. This process is known as banking of road. आपको समझ में नहीं आया होगा तो डरने की कोई बात नहीं, मैं पहले से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अब सिर्फ यहाँ पे मैंने ये किया रीड, अब मैं समझाता हूँ। तो फिनोमेनॉन मतलब एक होता है प्रोसेस, एक तरीके का प्रोसेस होता है, या फिर आप उसे मेथड भी कह सकते हो। फेनोमेनॉन इन विच, उसमें क्या होता है, एज ऑफ रोड का जो एज होता है वो क्या किया जाता है, रेज किया जाता है। किसके लिए रेज किया जाता है? फॉर द कर्व रोड, मतलब कर्व रोड होने के लिए जो एज होता है ना, एक रोड का थोड़ा सा जो हल्का सा ऊपर किया जाता है, रोड का एज रेज किया जाता है फॉर द कर्व रोड बनने के लिए। अबाउट द इनर एज, मतलब जो मेन रोड होता है उसके ऊपर जरा सा क्या किया जाता है, रेज किया जाता है रोड एज, रोड का एक एज इनर एज के ऊपर रेज किया जाता है। किसके लिए? टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो व्हीकल इधर से समझ लो, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा है मेन रोड, ओके, और यहाँ पे हमने इधर तक किया है और रोड रेज किया है, ओके। तो यहाँ पर जो इस मतलब इधर से जो फास्ट व्हीकल आ जाएगी तो वो क्या होगी, सेफली ये टर्न ले सकेगी। लेकिन जब ये हमारा जो मेन रोड है उसमें जब यहाँ पे फास्ट व्हीकल आएगी तो थ्रू आउट हो जाएगी, रोड से थ्रू आउट हो जाएगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन हमने जब रोड बैंक किया तो क्या हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो व्हीकल है वो सेफ टर्न ले सकती है बिकॉज ऑफ दे अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर, मतलब जो व्हीकल है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड बैलेंस। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये जब हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे किसी भी रोड पर तब क्या होगी, वो सेफ टर्न तो ले सकेगी, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो थ्रू आउट होता है व्हीकल का, जो थ्रू आउट होगा वो बैलेंस हो पाएगा जब बैंकिंग ऑफ रोड के हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे ऑन द रोड। ओके, बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द व्हीकल सो दैट दे कैन टेक सेफ टर्न, दिस प्रोसेस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। समझ में आया होगा। यहाँ पे सिंपली बोला जाए तो रेज करना, रेज द एज ऑफ रोड, रेज द एज ऑफ रोड। ओके, यही होता है बैंकिंग ऑफ रोड। आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है मैंने, यहाँ पे एक डायग्राम है, ओके, यहाँ पर एक डायग्राम है। तो उसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमारा ये मेन रोड है, यहाँ पे हमारा है मेन रोड, ओके। यहाँ पर मैंने किया है, ये रोड रेज किया है अबाउ द इनर एज, ये जो इनर एज है ना उसके ऊपर मैंने रेज किया है। तो किस एंगल से मैंने रेज किया है, तो सम एंगल यहाँ पे मैंने लिखा थीटा, ओके। तो अब यहाँ पे ये स्लोप है ना, स्लोप के ऊपर ऐसा समझो एक व्हीकल चल रही है, ऐसा उसका थोड़ा सा क्रॉस ही होगा ना वो व्हीकल जब स्लोप पे चढ़ती है तब देखो, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ जाएगा कि मैंने यन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा।
तो बेटा यहाँ पे कैसा होता है, जब स्लोप पे जब व्हीकल कौन सी भी चढ़ती है तब उसका डायरेक्शन जो होता है, ड्राइवर का जो हेड का जो डायरेक्शन होता है वो इधर होता है, इस तरह से होता है। ओके, ऐसा थोड़ी होगा, वर्टिकल थोड़ी होगा, वो थोड़ा सा क्रॉस ही रहेगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन का डायरेक्शन इधर ऐसा लिखा है। मैंने ऑलरेडी एन का डायरेक्शन कहाँ पे लिखा, मतलब बोला था आपको किधर अप्लाई करने का एन नॉर्मल रिएक्शन, तो मैंने ऑलरेडी बताया था जहाँ पे हेड का डायरेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पर ही अप्लाई होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे हेड का डायरेक्शन इधर है तो मैंने यहाँ अप्लाई किया एन, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पोर्शन यहाँ पे एक्सटेंड किया, और यहाँ पे ये रोड को क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो mg था वो नीचे का नीचे ही रह गया, और यहाँ पे n cos थीटा है और mg, ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट देन इक्वल, वो क्या होता है, इक्वल कहा जाता है उसको। ओके, और यहाँ पे क्या है, इस एन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे नाउ कंसीडर, मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है नाउ कंसीडर फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कंसीडर बट नॉट एलिमिनेट। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कंसीडर भी मत करो और एलिमिनेट भी मत करो। फर्स्टली आपको ये ध्यान में रखना है, और एग्जाम के मतलब पेपर में ऐसा लिख देने का एक सेंटेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये। ओके, अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल, ये जो व्हीकल है ना, यहाँ पे जो ये व्हीकल है ना उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्टिंग हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं वो अब देखते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है लेकिन यहाँ पे मैंने वर्डिंग के थ्रू यहाँ पे लिखा है वेट mg, वेट का जो फॉर्मूला होता है वो mg, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। वेट mg ऑलवेज क्या होता है, डाउनवर्ड ही एक्ट होता है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर उसका डायरेक्शन होता है वेट का। ओके, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मैंने कहाँ पर बताया, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, लेकिन मैं नीचे नीचे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर रोड को परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। यहाँ पे जो कर्व रोड मतलब रेज किया हुआ जो रोड है उसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर टू दी रोड। ओके, कितना सिंपल है यार। यहाँ पे n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है ना, इसलिए मैंने इक्वल यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मैं बाद में यहाँ पर लिखा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को। यहाँ पे n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को बैलेंस कर रहा है। ओके, और यहाँ पे n sin थीटा बैलेंस किसको कर रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को और भी एक नाम है रिजल्टेंट फोर्स भी आप उसे कह सकते हैं। जब मैं रिजल्टेंट फोर्स आपको मतलब वर्डिंग करूंगा तो आपको समझ जाना है, तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का ही बोल रहा हूँ, मतलब उसका ही सब्जेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ओके, ऐसा तुम्हें समझ में आना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज रिजल्टेंट फोर्स मैंने यहाँ पे लिखा भी है। हेंस यहाँ पे n cos थीटा इज इक्वल टू mg, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं इक्वल लिख सकता हूँ और अपोज यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो नेक्स्ट, n sin थीटा किसके इक्वल होगा, मैंने ऑलरेडी बताया n sin थीटा है जो इक्वल होगा n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का ये जो फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैंने कैसा निकाला ये फॉर्मूला, तो अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है लेकिन बाद में अभी भी बताता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ma, ऑलरेडी तुमने ये पढ़ते आया है, मतलब 9 से ये पढ़ते आए हो आप। ओके, तो अब देखो यहाँ पे m जैसा था वैसा ही रखो, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी बताया है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो ओमेगा स्क्वायर r होता है। ओके, तो सिर्फ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो r है तो m के बाद लिखा, और ओमेगा स्क्वायर है वो r के बाद लिखा। ओके, ऐसा लिखा, और यही सेम है क्या, देखो यहाँ जरा सा। ओके, यहाँ पर यही और ये सेम है। अब देखो यहाँ पे m r और ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है, और ओमेगा की यहाँ से जब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो वी अपॉन आर, तो हम ओमेगा की जगह पर वी अपॉन आर पुट कर सकते हैं क्या, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया पुट, यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण दोनों को भी मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक आर और यहाँ पर का एक आर कैंसल, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ओके लिखा है, तो यहाँ पे उसको दिया मैंने नंबर 2, और इसके बाद इसके पहले यहाँ पे n sin थीटा तो आ ही जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमको,
अब देखो यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन, यहाँ पे 2 है फिलहाल, यहाँ पे 2 है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, यहाँ पे ज़रा एक्सचेंज हो गया तो यहाँ पे करके तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, डिवाइड इक्वेशन जो 2 है, यहाँ पे ये 2 है ना इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो। इक्वेशन 2 को मैंने किया 1 से डिवाइड, यहाँ पे 1 इक्वेशन क्या है, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ओके, ऐसा मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पर का जो n है, पहला तो n गेट कैंसिल, ओके, n गेट कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर mv स्क्वायर अपॉन r, और ये डिनोमिनेटर में है, हमको न्यूमरेटर में लेके जाना है, यहाँ पे डिवाइडेशन है ना, इसलिए हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर में जो होता है, यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और वो mg न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो वैसा हो गया। अब देखो mv स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो mv स्क्वायर अपॉन यहाँ पे r mg, इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो r mg। अब देखो जरा रुको जरा, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे आर एम जी मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पर का जो m है, m गेट कैंसिल, यहाँ पे m गेट कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन, और नीचे बचेगा आर जी। और यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, सिर्फ इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे क्या निकाला, v स्क्वायर अपॉन आर जी। लेकिन यहाँ पे n गेट कैंसिल हुआ था ना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो अपलोड की है, मैं धीरे धीरे सब पोर्शन खत्म करने वाला हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं। मैथ्स का थोड़ा सा मैं लेट लेने वाला हूँ, अब फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री का खत्म करने का मैं प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर लिए है, तो प्लीज़ वो जाके वीडियो वॉच करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मैं देने वाला हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं, आपको ढूंढने की भी कोई बात नहीं, आपको सब में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो आंसर मैंने निकाला वही आंसर यहाँ पर है, क्या देखो ज़रा, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, तो यहाँ पर भी वही आंसर है। तो मेरा जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, यहाँ तक का जो रेड कलर से मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो राइट है। आपको ऐसे ही सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे उसका अप्लाई किया है। तो यहाँ पे केसेस देखो, अब केसेस कौन कौन से केसेस, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए, मोस्ट IMP फॉर्मूला है MIQ। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो मोस्ट सेफ स्पीड, अब देखो यहाँ पे केस 1 क्या है, हमको मोस्ट सेफ स्पीड निकालना है। मोस्ट सेफ स्पीड मतलब हमको v की वैल्यू निकालनी है, स्पीड मतलब v की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तब देखो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने यही फॉर्मूला सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉपी किया है, दिखाई गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इसका निकालता हूँ, फिर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं यार, मैं सब तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ऐसा मैंने लिखा। ओके, तो आर जी एंड इंटू tan थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आर जी tan थीटा, इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे और 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v स्क्वायर से, तो यहाँ पे v स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ पे v स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा मैंने लिखा। अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखो ज़रा क्या आ जाएगा, इसके बाद हमको वो स्क्वायर है ना वो हटा देने का है, ये स्क्वायर हमको गायब कर देने का है। तो मैं क्या करूँगा, v जैसा था वैसा ही रखूँगा, और यहाँ पे स्क्वायर हटा देना है तो हमको उसमें रूट लगाना पड़ेगा, इक्वल टू के बाद में जो भी है उसको रूट लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये लगाया, और ये आंसर मैच हो रहा है क्या, देखो ज़रा। तो ऑफकोर्स मैच हो रहा है, तो मैंने इसका सोल्यूशन भी यहाँ लिख दिया है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लिखा था tan थीटा, यहाँ पे रफ हो चुका है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, तो आप आसान तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। अब देखो सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है यहाँ पे बैंकिंग एंगल। बैंकिंग यहाँ पे एंगल बोला है ना, तो एंगल मतलब हमको थीटा निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, क्या tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। मैंने आपको ये ध्यान में रखने के लिए बोला है, IMP फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूले से हमने पहला भी केस दिखा मोस्ट सेफ स्पीड का, मतलब वहाँ पे v निकालना, मतलब
वहाँ पे v निकालना बोला था, अब यहाँ पे बैंकिंग एंगल बोला है तो हमको थीटा निकालना पड़ेगा। तो सो सिंपल, यहाँ पे मैं फिर से ये निकालता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, हमको थीटा निकालना है तो tan को भेजो वहाँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, तो आ जाएगा ये और ये सेम है क्या, देखो ज़रा, ऑफकोर्स यहाँ पे सेम ही है, ये और ये सिमिलर है, तो मेरा ये आंसर राइट है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये दो फॉर्मूले मैंने बताया है, तो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है। तो कैसा उसका साइन चेंज होता है वो मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ। फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, मिनिमम बोला है ना, मिनिमम बोला है तो यहाँ पे वी, स्पीड मतलब क्या होता है हमारा वी, मिनिमम बोला है तो यहाँ पर मैंने मीन मतलब मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मीन लिखा। ओके, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पे आएगा आर जी लिखो, आर जी जैसा था वैसा ही लिखो। फिर tan थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बोला है तो इसलिए ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा, माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा यह फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड के लिए सिर्फ यहाँ पर प्लस आएगा और सिर्फ यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, साइन चेंज होगा सिर्फ। यहाँ पे मैक्स जब बोला तब यहाँ पर ऊपर प्लस और नीचे निगेटिव, और जब मिनिमम जब बोला तो ऊपर निगेटिव और नीचे प्लस, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम का ये कंडीशन है, कोनिकल पेंडुलम का ये कंडीशन है। ओके, कोनिकल पेंडुलम। अब देखो कंसीडर यहाँ पे कर लो, B इज अ बॉब हैविंग अ पॉइंटलेस मास। अब देखो यहाँ पर मैं पहला तो डायग्राम आपको शो कर देता हूँ। डायग्राम में क्या बताया, ये जो बॉब है यहाँ पे, ये जो B है ना वो एक बॉब है। ओके, उसको पॉइंटलेस मास, उसको कोई मास ही नहीं है। ओके, ऐसा समझ लो, ऐसा हमारा जो मिरर है, ऐसा एक प्लेन मिरर। ओके, यहाँ पर एक मतलब यहाँ एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पे एक रस्सी है। और जब रस्सी का जब खेल आता है ना, मतलब स्ट्रिंग का जब सवाल आता है, स्ट्रिंग का, तब हमको क्या कर देने का है, स्ट्रिंग का जब सवाल आए तो हम उसको टेंशनल फोर्स ऑलवेज अप्लाई कर देंगे। टेंशनल फोर्स आएगा ही आएगा जब स्ट्रिंग का सवाल आ जाए तब। यहाँ पर मैंने ये जो स्ट्रिंग है ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे ये देखो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे जब ऐसा घुमा देते हैं तो यहाँ पर वो ऐसा घूमेगा, ऐसा 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 घूमेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसा घूमने के बाद यहाँ पर एक एंगल बनेगा ना, यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे ये इसका सेंटर है ये, और यहाँ पे मेन पॉइंट है, इसका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस यहाँ पे L cos थीटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, L cos थीटा मैंने उसका रेडियस लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने रिजोल्यूशन का कंसेप्ट क्या बताया था, रिजोल्यूशन का कंसेप्ट आपको बताया था ना। तो कैसे देखो, यहाँ पे जो थीटा होता है, यहाँ पे जब थीटा होता है तो यहाँ पर क्या लिख देने का है, यहाँ पे समझो यहाँ पे n होता है, मैंने पहला का ही सम लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे जब n होता है तो ऊपर भी n लिख देने का और नीचे भी n लिख देने का। सिर्फ यहाँ पे ऊपर की जगह पर cos थीटा लिख देने का और नीचे की जगह पर sin थीटा लिख देने का। ये हमारा हो गया रिजोल्यूशन का कंसेप्ट। कितना सिंपल यार, चिंदी सा कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे t मतलब t नॉट है यहाँ पे, तो t नॉट ऊपर मैंने cos थीटा अप्लाई किया और t नॉट यहाँ पे sin थीटा अप्लाई किया। सो सिंपल, वेट mg ऑलवेज। नीचे के डायरेक्शन पे यहाँ पे b मतलब एक पॉइंटलेस मास है, यहाँ पे सेंटर है और सेंटर से उसके प्लेन तक का जो रेडियस होता है वो L cos थीटा है, और यहाँ पे बीच में का जो एंगल होता है वो थीटा होता है, और यहाँ पे उसको मैंने a नाम लिया है। ओके, इसको a नाम दिया है। अब देखो यही मैंने वर्डिंग में यहाँ पे लिखा है क्या, B इज कंसिडर, क्या कर लो, B इज अ बॉब हैविंग पॉइंटलेस मास कनेक्टेड विथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हैविंग लेंथ L, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब। अब देखो फोर्स एक्टिंग, कौन कौन से यहाँ पे फोर्स एक्टिंग हो रहे हैं। जो बॉब है उसको पॉइंटलेस मास है। ओके, बॉब का मैंने यहाँ पे पॉइंटलेस मास कनेक्टेड टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को यहाँ पे कनेक्टेड है, और उसकी लेंथ है L। ओके, अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब, बॉब पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, बॉब पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ। वेट mg ऑलवेज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट होगा। थीटा होता है वो थीटा विद एंगल है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग ये मैंने रेड करके रखा है ना, ये स्ट्रिंग है हमारा, ये जो स्ट्रिंग है। और जो सेंटर होता है ना, अब देखो मेड बाय द स्ट्रिंग, ये जो सेंटर होता है, सेंटर और जो स्ट्रिंग जब घुमाते हैं ना,
हम जब वो स्ट्रिंग घुमाते हैं तब उसके बीच में का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा थीटा विद एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। तो अब देखो यहाँ पे टी नॉट विद क्या होता है, टेंशन डायरेक्टेड अलोंग स्ट्रिंग। मैंने ऑलरेडी बताया जब स्ट्रिंग का जब क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग, तब टेंशनल फोर्स हमको अप्लाई करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने टेंशनल डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग, वो अलाउंड मतलब स्ट्रिंग के ऊपर ही उसका टेंशनल फोर्स एक्ट होगा। अब टी कॉस थीटा जो होता है वो टी कॉस थीटा, अब मैं कर देता हूँ रफ, जरा वेट। ये टी कॉस थीटा होता है वो किसको बैलेंस कर रहा है, देखो जरा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, टी जो कॉस थीटा होता है वो बैलेंस कर रहा है वेट mg को बैलेंस कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट है ना, टी कॉस थीटा वर्टिकल जा रहा है ना, और बैलेंस किसको कर रहा है, वेट mg को बैलेंस कर रहा है। इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है तो वेट बैलेंस कर रहा है mg को बैलेंस कर रहा है। टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ऐसा हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ कंपोनेंट है, वो किसको बैलेंस कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको वो बैलेंस कर रहा है। अब देखो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे दो बार यहाँ पे कॉपी हुआ है, अच्छा लग रहा है ऐसा। ओके, अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में जब कोनिकल पेंडुलम हमको बोला जाए तो फर्स्टली हमको ओमेगा निकालना है। फर्स्टली हमको ऐसा नोट डाउन करके रखो, फर्स्टली हमको ओमेगा निकालना है और सेकेंड स्टेप में हमको क्या निकालना है, टी टाइम पीरियड निकालना है। ऐसा समझ कर लो, आपको एक कोने में आपको नोट डाउन करके रखना है ये। ओके, नाउ अब देखो टी साइन थीटा जो है वो मैंने क्या बताया, टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने इसके पहले वाले जो कंडीशन मैंने देखे तो यहाँ पर mr ओमेगा स्क्वायर को मैंने mv स्क्वायर अपॉन r में कन्वर्ट किया था, लेकिन ये जो कंडीशन है ना कोनिकल पेंडुलम की, वहाँ पर mr ओमेगा स्क्वायर ही रखना है क्योंकि हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बराबर, ओमेगा की वैल्यू हमको मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वे ओमेगा पहला निकालो और उसके बाद टी निकालो, टाइम पीरियड निकालो। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा जब मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे ओमेगा कहाँ पे बचेगा ही नहीं, यहाँ पे वी सिर्फ बचेगा, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, ओमेगा। जब मैंने ये फॉर्मूला जैसा था वैसा ही रखा, mr ओमेगा स्क्वायर। तो कैसा आया, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ma और m मैंने जैसा था वैसा ही रखा, और a का फॉर्मूला होता है r ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा, ओके, समझ में आया। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है, वेट mg को बैलेंस कर रहा है। अब करो डिवाइड इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो। तो डिवाइड इक्वेशन 1 तो मैंने यहाँ पे रफ कर देता हूँ, पहले तो ये पूरा मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ आपको समझने के लिए है। अब देखो यहाँ पे टी कॉस थीटा डिवाइड इक्वेशन 1/2। ओके, तो डिवाइड इक्वेशन जो 1 है वो पहला लिख कर लो यहाँ पे टी, रुको जरा कुछ तो अभी प्रॉब्लम हुआ है, हाँ चलो, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बाद में क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर है, तो इसके बाद क्या है, mg है। तो ये कर लो कट। ओके, ये किया कट, टी नॉट साइन थीटा भी कर लो कट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा हमको इसमें इसको टैन थीटा में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए r ओमेगा स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा g। ओके, अब g साइन थीटा और r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इसका करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो g साइन थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, वही आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे किधर गया mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये आया, और यहाँ पे g साइन थीटा इज इक्वल r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये सेम है क्या, ओके, आपको सेम है। तो अब देखो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना पड़नी है, मतलब ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो ओमेगा एक साइड में रखो और इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल टू के इस साइड लेने के बाद वो डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो करते हैं हम वैसा, जी साइन थीटा अपॉन यहाँ पे आर कॉस थीटा डिवाइडेशन में आ गया। ओके, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जैसा था वैसा ही। अब देखो यहाँ पे मैं ओमेगा पहले तो ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ, जी साइन थीटा ऐसा जैसा था वैसा ही लिख देता हूँ, और कॉस थीटा भी जैसा था वैसा ही लिख देता हूँ। अब मुझे स्क्वायर हटाना है तो मुझे इसको स्क्वायर रूट देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे रूट में आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ओके,
ये मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है और ए आंसर से मैं क्या देखो जी साइन थीटा अपॉन मैंने ऐसे स्लैश से दिखाया है, ओके, आर कॉस थीटा, और इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। आपको आई होप समझ में आया होगा सारा कंसेप्ट। ओके, अब नाउ क्या करना है। नाउ मैंने ऑलरेडी बताया ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, यहाँ पे क्या है एल साइन थीटा। ओके, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे मैंने रेडियस बोला था, ये रेडियस नहीं है, इसका जो हाइट है वो एल कॉस थीटा है, और इसका जो रेडियस होता है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, कॉस थीटा है, तो मैंने यहाँ पे एल कॉस थीटा यहाँ पे लिखा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब इधर से इधर तक उसका क्या होगा, रेडियस होगा, और इधर से इधर तक भी उसका रेडियस होगा, तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा आ जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एल साइन थीटा, उसका रेडियस यहाँ पे लिखा है क्या, देखो जरा। ओके, यहाँ पे उसका रेडियस है एल साइन थीटा। तो टी विद द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब, हमने एक तो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया, मतलब हमको ओमेगा की वैल्यू निकालना था, तो मैंने यहाँ पे निकाल दी है ओमेगा की वैल्यू। अब मैंने क्या बताया, टी टाइम पीरियड की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अब देखता हूँ यहाँ पे टाइम पीरियड, टी विद द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी विद द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब। तो ओमेगा का जो वैल्यू होता है, ओमेगा इसकी वैल्यू क्या होती है, 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन 2π/t ऐसा लिख कर लो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा 4, यहाँ पे इसको नंबर दिया 4। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर, जो आर की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में जी साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा। ओके, आर कॉस थीटा। तो मैंने क्या बताया, आर की वैल्यू जो है एल साइन थीटा हमको इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो जी साइन थीटा जैसा था वैसा ही आएगा, अपॉन आर कॉस थीटा की जगह पर एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ए साइन थीटा और ए साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल, ए साइन थीटा और ए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से बचेगा जी अपॉन नीचे बचेगा एल कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, वैसा का वैसा ही लिखा है क्या, जी एल कॉस थीटा यहाँ पर लिखा है ना, जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ये 2π/t आया किधर से, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 जो है यहाँ पे मैंने ओमेगा लिखा था, लेकिन ओमेगा की वैल्यू हमारी है 2π/t, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पर मैं ओमेगा न लिख के उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2π/t। समझ में आया क्या, मैंने क्या लिखा, ओमेगा की जो वैल्यू होती है यहाँ पर मैं ओमेगा लिख देता ना, लेकिन यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी है 2π/t, तो हम उस जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी वही लिखा है क्या, ओमेगा अपॉन टी। तो अब इसको रूट को करो, 2π/t जैसा था वैसा ही रखो। यहाँ पे रूट दोनों के पास है, तो सिंगल रूट में उसका आंसर हमको लिखना चाहिए, एल कॉस थीटा ऐसा लिखा। अब देखो इसका करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2π इंटू रूट एल कॉस थीटा, 2π इंटू रूट एल कॉस थीटा, रूट एल कॉस थीटा। ओके, रूट एल कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टी जी ऐसा आ जाएगा। तो फिर रूट टी जी सॉरी मैं ए रब कर देता हूँ। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, अब इसके बाद देखो अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रूट एल कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा 2π से। तो अब रूट एल कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन में कर देता हूँ, रूट एल कॉस थीटा 2π इंटू रूट एल कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका रूट जी का मल्टीप्लिकेशन होगा टी से, तो टी इंटू रूट जी। ओके, अब देखो हमको टी की वैल्यू निकालनी है, तो वे रूट जी को इसके नीचे भेज दो, या फिर रूट एल कॉस थीटा आ जाएगा, ये जैसा था मैंने वैसा ही कॉपी किया। सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो और यहाँ पे टी जैसा था वैसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप में मैंने पहले क्या किया था, यहाँ पे ये जो पूरे का रूट था ना, तो मैंने सिंगल किया। अब ये पूरे का हम रूट ले सकते हैं क्या, ऑफकोर्स ले सकते हैं, एल कॉस थीटा अपॉन रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, और एक पूरे का रूट आ जाएगा इज इक्वल टू टी। और ये आंसर मैच हो रहा है क्या, देखो जरा,
2 पाई इन रूट में एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो आपको ये आंसर मैच हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की ओर। सेकेंड मतलब इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन एग्जैक्टली होता क्या है वर्टिकल मोशन? तो चलो बढ़ते हैं हमारे मेन कंसेप्ट की ओर। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है क्या? ये डायग्राम देख के आप डर मत जाओ, पहले तो मैं बोल देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, समझ लो। उसके पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लो, एक ऐसा स्ट्रिंग लो, ओके, ऐसा एक स्ट्रिंग है, उसको यहाँ पे एक उसके स्ट्रिंग के एंड पर यहाँ पे एक स्टोन बांध दो, मतलब उसको स्ट्रिंग को बाइंड आउट करो, ओके। तो वो किया, तो अब देखो उसको घुमाना स्टार्ट कर दो, ऐसे घुमाता, मतलब ये पहला तो इधर आ जाएगा, ओके, फिर नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा फोर्स देने के बाद ये इधर आ जाएगा, फिर से वो नीचे आ जाएगा। इधर जाने के बाद उसको मतलब खुद ही कंफ्यूज होगा वो स्टोन कि मुझे यहाँ पर गिरना है कि यहाँ पर गिरना है, ओके। तो ये हो गया हमारा बैलेंस कंडीशन हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस कंडीशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, हमको स्टोन यहाँ पे बांधना है और उसे घुमाना स्टार्ट करना है। तो पहले तो ये इधर जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। थोड़ा हल्का सा और फोर्स हम देंगे तब वो इधर आ जाएगा, लेकिन वही कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इधर जाना है, इधर गिरना है कि इधर गिरना है। तो अब देखो ये हो गया हमारा बैलेंस कंडीशन और ये हो गया हमारा नल कंडीशन। इधर कोई तो मतलब कौन सा भी यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल था ना ये। हम जब इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो इधर थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाने के बाद ये स्टोन यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ये हुआ हमारा बैलेंस पॉइंट, और इसके बाद वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको खुद ही कंफ्यूज होने के बाद उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इधर गिरना है कि इधर गिरना है। तो अब वो इधर से आ जाएगा, इधर से फास्ट आ जाएगा, फुल स्पीड से यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर यहाँ पे बॉल जहाँ पे मतलब थ्रो करते हैं तब वो नीचे आ जाता है फास्ट में, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें अप्लाई होता है, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने के कारण वहाँ पे उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर वही सर्कल है क्या, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है वो ऐसा घुमाता है, ओके। तो यहाँ पे घुमाने के बाद यहाँ पे ऐसा एक सर्कल परफॉर्म होगा, सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म होगी। और सर्कुलर मोशन जहाँ पर भी परफॉर्म होगी, सर्कुलर मोशन जहाँ पर भी परफॉर्म होगी वहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। ये तो बात आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। अब देखो फॉर अपर मोस्ट पोजिशन, मोस्ट से स्पीड मतलब मोस्ट केसेस है यहाँ पे, ओके, मोस्ट केसेस यहाँ पे अब देखता हूँ मैं। फॉर अपर मोस्ट पोजिशन ए, यहाँ पे जो अपर मोस्ट पोजिशन है यहाँ पे ए, उसके लिए मैं देखता हूँ कंसेप्ट यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। अब देखो फर्स्टली तो क्या होगा, टेंशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर। टेंशनल जो फोर्स है, मतलब मैंने ऑलरेडी बोला है, जब स्ट्रिंग का जब सवाल आता है तब टेंशनल फोर्स अप्लाई होगा ही होगा, और जब सर्कुलर मोशन का सवाल आता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। ये दो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, टेंशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ ही ऑलवेज एक्ट होता है वो, और वेट mg एंड फोर्स ड्यू टू द टेंशन आर बोथ एक्ट डाउनवर्ड दैट इज टुवर्ड द सेंटर। मतलब कंडीशन जब ऐसी कंडीशन आ जाए अपर मोस्ट पोजीशन के लिए, हमको बोला जाए वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉर द अपर मोस्ट पोजीशन, देन क्या होता है, जो वेट mg होता है तो वो ऑलवेज डाउनवर्ड ही अट्रैक्ट होता है, लेकिन जो टेंशनल फोर्स है वो भी सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। वेट mg एंड फोर्स ड्यू टू द टेंशन बोथ एक्ट डाउनवर्ड दैट इज टुवर्ड द सेंटर। समझ में आया होगा आपको। सो इन दिस केस आपको ये डायग्राम भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर। रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ही रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज एक्ट सेंटर की तरह के एक्ट होता है ना, एक्ट ऑलवेज सेंटर, ओके। सेंटर की तरफ ही वो उसका अट्रैक्शन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का अट्रैक्शन किधर होगा, सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अट्रैक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम सेंटर। ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे बताया है पार्ट नंबर 1 में, तो जो जाके पहला तो वो उसको वॉच करना है आपको। इफ यू हैव टू
डू दिस ऑल लेसन क्लियर, डू दिस ऑल लेसन क्लियरली। ओके, इफ़ यू हैव टू डू मतलब ये आपको जो करना है ना, क्लियर करना है ये लेसन, तो पहला आपको ये पहला पार्ट हमारा देखना चाहिए, पार्ट नंबर 1, इसके बाद ये पार्ट नंबर 2 हमको देखना चाहिए। ओके, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो सो क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे दोनों भी एक्ट हो रहे हैं सेंटर की तरफ, यहाँ पे जो दोनों है ना, टेंशनल फोर्स जो है यहाँ पे टेंशनल फोर्स और mg जो है, यहाँ पे टेंशनल फोर्स यहाँ पे mg दोनों भी एक्ट की तरफ हो रहे हैं सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे वो इक्वल किसके होंगे, उसका जो एडिशन होगा वो इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा उसका एडिशन। तो मैंने यहाँ पे किया उसका एडिशन और इक्वल लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स के, और इसको नंबर दिया ए नंबर दिया, मतलब जो 1 2 3 ऐसा लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा ए। ओके, अब देखो बट एट द टॉप, बट एट द टॉप कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम एनर्जी इज अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग टू द मास। ओके, मिनिमम एनर्जी अप्लाइड, ऐसा क्यों बोला है, तो देखो ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया था, यहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग, यहाँ पे एक बॉब मतलब एक स्टोन बंधा हुआ था, और जब मैं ऐसा थ्रो आउट करता हूँ तो इधर से फिर से नीचे आ जाता है ऐसा, तो फोर्स हल्का सा फोर्स दूंगा तो और ऊपर जाएगा, और इधर आने के बाद ये बैलेंस कंडीशन मैंने बोला था, तो इसके बाद वो खुद कंफ्यूज होगा कि मुझे यहाँ पर गिरना है या मुझे यहाँ पर गिरना है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगा ना, वो स्ट्रिंग जरा सा लूज हो जाएगा, लूज मतलब वो ढीला हो जाएगा थोड़ा, और यहाँ पे जो इसलिए उसमें क्या है, स्ट्रिंग आया मतलब टेंशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, वो किस मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया, मिनिमम एनर्जी होगी अप्लाइड टू द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स होता है, टेंशनल फोर्स होता है, तो उसमें मिनिमम एनर्जी अप्लाई होगी, क्योंकि ये ढीला पड़ जाएगा ना, पूरा ढीला हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम एनर्जी अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे मिनिमम एनर्जी अप्लाई होगी टू द मास। सो यहाँ पे टेंशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी वो पूरा का पूरा ढीला हो जाएगा। ओके, और कभी कभी वो हमारे सर पे भी पड़ने के चांसेस पड़ते हैं। ओके, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, किधर भी अपना दिमाग मत घुसाओ। ओके, अब देखो यहाँ पे टेंशनल फोर्स हो गया 0, देन mg इज इक्वल टू mg, यहाँ पे क्या होगा, mg प्लस यहाँ पे 0 लिख देने का यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे mg प्लस यहाँ पे t है ना, ए के जगह पर मैं लिख दूंगा 0 इज इक्वल टू mv² अपॉन r, जैसा था वैसा ही। ओके, यहाँ पर ऐसा जैसा था वैसा ही लिखा है क्या, mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये जी नहीं है, सॉरी फिलहाल ये जी नहीं है। ओके, mv² अपॉन r। ओके, तो मैंने जैसा ये और ये सिमिलर है क्या, देखो जरा, क्योंकि आपको सिमिलर है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब यहाँ पर मैंने ये m गेट कैंसिल किया है, और यहाँ पे v² इज इक्वल टू rg। ओके, v² इज इक्वल टू va²। यहाँ पे a मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारा कौन से कंडीशन के लिए चल रहा है, मैंने यहाँ पर a क्यों बोला है, यहाँ पर मैंने ये क्यों बोला है, यहाँ पर a क्यों बोला है, क्योंकि हमारा किस लिए चल रहा है यहाँ पे कंडीशन, अपर मोस्ट पोजिशन फॉर द ए के लिए चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे mva² लिखा है, mva² मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, mv² अपॉन r। ओके, तो mv² तो गेट हो गया कैंसल, तो यहाँ पे v² और यहाँ पे डिनोमिनेटर में r था, तो उस साइड जाके उसको मल्टीप्लिकेशन होगा, तो rg इज इक्वल टू va²। अब यहाँ पे मुझे ये स्क्वायर हटाना है, तो इसलिए इसको रूट देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने दिया रूट। ओके, ऐसा हो जाएगा va इज इक्वल टू यहाँ पे rg है, यहाँ पे स्क्वायर था, तो va इज इक्वल टू यहाँ पे रूट rg ऐसा बनेगा, और तो ये जैसा था वैसा ही मैंने लिखा, और ये कॉपी हो रहा है, यहाँ पे सिमिलर है। ओके, तो ये हमारा रह गया किसके लिए, फॉर अपर मोस्ट पोजिशन के लिए, फॉर अपर मोस्ट पोजीशन के लिए कंडीशन होगी va इज इक्वल टू रूट rg। आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने बाद में भी यहाँ पे लिख कर रखा है। अब देखो फॉर द लोअर मोस्ट पोजीशन, फॉर लोअर मोस्ट पोजीशन मतलब यहाँ पर क्या होगा, कौन सा भी हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि ये 0, यहाँ पे कौन सा भी फोर्स अप्लाई नहीं, तो ये नल पॉइंट होगा हमारा। ओके, नल पॉइंट मतलब 0। ओके, तो यहाँ पे फॉर ड्यू टू द टेंशन, फॉर फोर्स, यहाँ पे फोर्स का सी यहाँ पे रहेगा, फोर्स ड्यू टू द टेंशन टीबी वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, सॉरी वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, टेंशनल जो फोर्स होता है, टेंशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टीबी मतलब जो है वो नीचे का पॉइंट है, टीबी मतलब यहाँ पे लोअर मोस्ट पोजीशन मैंने बोला है ना यार,
टीबी मतलब नीचे का पॉइंट है, और हमको क्या करना है, वो उसका अट्रैक्शन किधर होगा, सेंटर। तो सेंटर यहाँ पे होगा ना हमारा, ये हमारा सेंटर, और यहाँ पे बी मतलब नीचे का पॉइंट, उसका एक्ट मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो यहाँ पे अपवर्ड टुवर्ड द सेंटर मैंने यहाँ पे बोला है, वर्टिकली अपवर्ड मतलब खड़ा हुआ। ओके, तो दैट इज टुवर्ड द सेंटर एंड अपोजिट टू द वेट एम जी, मतलब दैट इज, इसका ही मीनिंग क्या है, टुवर्ड द सेंटर टीबी यहाँ पे एक्ट होगा टुवर्ड द सेंटर, एंड अपोजिट किसके अपोजिट होगा, वेट एम जी के, क्योंकि एम जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। ओके, तो डाउनवर्ड एक्ट होता है वेट एम जी। तो यहाँ पर मैंने लिखा टी, सो टी बी इज इक्वल टू एम जी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं वो इक्वल लिख सकता हूँ क्या, ऑफकोर्स यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे टी बी इज इक्वल टू एम जी जैसा है वैसा मैंने यहाँ पे किया कॉपी। तो टी बी यहाँ पे एम जी यहाँ पे प्लस है, तो इक्वल टू के इस साइड आने के बाद यहाँ पे एम जी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे उस दोनों भी इक्वल किसके हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे एम वी बी स्क्वायर, यहाँ पे बी क्यों लिखा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे लोअर मोस्ट पोजिशन के लिए पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे बी लिखा। अब मैं कर देता हूँ रफ, यहाँ पे बहुत ही खिचपिट हो रही है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, वी बी, यहाँ पे नीचे वाला जो पॉइंट था वो बी था, ऊपर वाला जो पॉइंट था वो ए था। ओके, और यहाँ पे बीच में सेंटर, यहाँ पे दोनों भी टेंशनल फोर्स और वेट एम जी यहाँ पे दोनों भी नीचे तरफ अप्लाई हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। और यहाँ पे जो टेंशनल फोर्स है टी बी, वो अट्रैक्ट होगा यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन पे, और वेट एम जी वो अट्रैक्ट होगा नीचे की डायरेक्शन में, एक्ट होगा नीचे की डायरेक्शन पे। अब देखो यहाँ पर टी बी इज इक्वल टू एम जी में ऐसा लिख सकता हूँ कि ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टी बी एम जी इस साइड लेके आया था, यहाँ पे माइनस साइन, और एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर ऐसा लिखा, तो इसको मैंने दिया बी पॉइंट। ओके, तो बी पॉइंट यहाँ पे इसको मैंने दिया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो व्हाइल कमिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द अपर मोस्ट पोजिशन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 2r। तो कैसे, देखो ऐसा हमारा जो सर्कल था, यहाँ पे एक पॉइंट था ए, और यहाँ पे अपर मोस्ट पॉइंट था ए, और नीचे वाला जो लोअर मोस्ट पॉइंट बी, यहाँ पे ए था सेंटर। ओके, अब यहाँ पे हम जैसा ऐसा 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 घुमा देंगे, ऐसा इधर से इधर से इधर से इधर से आ जाएगा, वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा वो डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगा, यहाँ पे इधर से ऐसा 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 जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आर और ये हमारा आर, ये रेडियस हो जाएगा ना, और ये पूरा उसका हाइट कितना होगा, 2r। तो हाइट 2r इज इक्वल टू h मैंने ऐसे लिखा है। ओके, ऑफकोर्स लिखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेंस, इसलिए हमने क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसके कंडीशन के लिए हमारा जो h निकाला है ना, यहाँ पे h हमारा निकाला है, तो इसके लिए हमने क्या निकाला, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इक्वल के मतलब इक्वल लिखे, एक दोनों से इक्वल लिखे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा मैंने इक्वल लिखा, ये दोनों मैंने क्या लिखा, इक्वल लिखा। ओके, अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है, दोनों पॉइंट के लिए देखना है, मतलब पॉइंट अपर मोस्ट पोजीशन के लिए भी और लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए भी देखना है। तो अब वो क्या करेंगे, अपर मोस्ट पोजीशन में क्या होगा, जो टेंशनल फोर्स होता है वो टेंशनल फोर्स लूज हो जाएगा, और यहाँ पे टी ए होता है 0 हो जाता है ना, और यहाँ पे लोअर मोस्ट पोजीशन में तो उससे ही स्टार्ट होता है, मतलब वो नल पॉइंट होता है। ओके, उससे ही हमारा स्टार्ट होता है। तो ऊपर से जब नीचे आ जाएगा तब उसके बी पर क्या होगा, वो हाईएस्ट होगा, मतलब बी पर जो ऊपर से नीचे वाला जो आता है ना बॉब, यहाँ पे जो स्टोन हमने बंधा हुआ है वो ऊपर से जब नीचे आता है तब वहाँ पे उसका स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ओके, तो बी के पास यहाँ पे उसका स्पीड आ जाएगा फास्ट। ओके, तो इसलिए मैंने बी से ए वाला जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैंने माइनस किया। तो अब देखो यहाँ पे एम जी एच की जगह पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2r, तो यहाँ पर मैंने 2r लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे m1/2 mv बी स्क्वायर माइनस 1/2 mv ए स्क्वायर, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बी वाला जो है वो हाईएस्ट होता है, क्योंकि अपर मोस्ट पोजीशन से जब लोअर मोस्ट पोजीशन में जो बॉब आता है वो स्टोन आता है तब उसका स्पीड क्या होता है, हाईएस्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईएस्ट लिखा। यहाँ पे हाईएस्ट वाले से लोअर मोस्ट जो मतलब लोअर जो होता है वो माइनस किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2mgr मैंने जैसा था वैसा ही लिखा, सिर्फ यहाँ पे मैं 2 पहले लिखा और mgr जैसा था वैसा ही लिखा, 2 सिर्फ m के पहले लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आता है वो निकाल लो, 1/2 × m 1/2 × m दोनों में कॉमन आता है तो मैंने निकाला वो कॉमन, और
अंदर क्या बचेगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ऐसा अंदर बचेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने जैसा था वैसा ही लिखा है क्या, देखो ज़रा, यहाँ पे 2mgr, यहाँ पे 1/2 एम मैंने निकाला कॉमन, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखा है क्या, आपको लिखा है। तो यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे डिवाइडेशन में इस साइड जाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से 2 मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4, और mgr जैसा था वैसा ही, mgr जैसा था वैसा ही। ओके, अब यहाँ पर देखो m इन ब्रैकेट वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर जैसा था मैंने वैसा ही लिखा। अब यहाँ पर जो m और m ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल के उस साइड है, इसलिए मैंने वो किया कैंसिल। तो 4rg, सिर्फ मैंने r आगे लिया, 4rg और 4gr दोनों भी सेम है, आप समझ सकते हो। ओके, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर ऐसा मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पर ये और ए मैच हो रहा है क्या, ऑफकोर्स हो रहा है, तो उसको मैंने दिया फर्स्ट नंबर। अब देखो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी बी स्क्वायर माइनस रूट आर जी स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg, और रूट आर जे आया किधर से, तो यहाँ पे देखो आया किधर से, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे रूट आर जी वी ए की जो वैल्यू होती है वो रूट आर जी पहले हमने प्रूव किया था, वो कैसा आया। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर वो उसके वी ए जो था ना, वी ए के जगह पर मैंने लिखा रूट आर जी, और उसके पूरे का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg जैसा ही मैंने लिखा। ओके, अब देखो यहाँ पे जब ऐसा आता है रूट एक्स और उसका भी स्क्वायर आता है, तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमें हटा देने का है, और सिर्फ यहाँ पे जो रूट के अंदर जितना बचता है वही हमको आंसर लिख देने का है। तो यहाँ पर वो स्क्वायर और ये रूट मैंने हटा दिया, और यहाँ पे जो आंसर था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 4rg जैसा था वैसा ही। अब देखो यहाँ पर जो माइनस है उस साइड जाने के बाद वो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसा, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg प्लस rg, और 4rg प्लस 1rg कितना हो गया, 5rg। ओके, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg आया, और वी बी का स्क्वायर हटाने के लिए उसको हमें इधर रूट देना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे दिया उसको रूट, और ये हमारा होगा वी बी के लिए, मतलब लोअर मोस्ट पोजिशन के लिए, और अपर मोस्ट पोजिशन के लिए क्या था, रूट rg था, और लोअर मोस्ट पोजिशन के लिए रूट 5rg है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर मैंने सारी कंडीशंस एक साथ लिखी है। रिमेंबर मतलब आपको ध्यान में रखना है ये। ओके, रिमेंबर, यहाँ पे मैंने रिमेंबर यहाँ पे लिखा है, रिमेंबर फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए अब क्या है, स्ट्रिंग के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे क्या है, वी ए यहाँ पे लिखा है मैंने, जरा रुको। फॉर स्ट्रिंग, यहाँ पे फॉर स्ट्रिंग है ना, फॉर स्ट्रिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर स्ट्रिंग के लिए है यहाँ पे वी ए इज इक्वल टू अपर मोस्ट पोजिशन के लिए रूट आर जी, लोअर मोस्ट मिडल के लिए क्या है रूट 3rg होगा, और वी बी मतलब जो लोअर मोस्ट पोजिशन था उसके लिए रूट 5rg होगा। अब देखो फॉर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे बताया, अब देखता हूँ यहाँ पे फॉर रॉड के लिए, अब देखता हूँ। ओके, अब देखता हूँ फॉर रॉड के लिए, अब देखता हूँ फॉर रॉड के लिए यहाँ पे क्या होगा, वी लोअर मतलब जो लोअर मोस्ट पोजीशन में था रॉड के लिए यहाँ पे 2 रूट rg होगा, और मिडल के लिए रूट 2rg होगा, ये आपको ध्यान में रखना है इसे। ओके, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे कौन सी है, व्हीकल एट टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। अब यहाँ पर इस लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट होगा, व्हीकल एट टॉप ऑफ दी। अब देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे अटैच होगी, जब ऐसा एक समझ लो ऐसा एक फुटबॉल है और उसके ऊपर हम खेलने की जो कार होती है छोटे बच्चे की वो चला रहे हैं, अब वो ऐसा आ जाएगा, इधर आ जाएगी, तब उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर अटैच होगा, मतलब एक्ट ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर होता है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, हेड का ऊपर ही होगा, और वेट mg ऑलवेज नीचे, और यहाँ पे सेंटर अर्थ का जो सेंटर है वो सेंटर से, और ये रोड है उसके ऊपर का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस हमने किया, भी आज से यहाँ पे शो किया। ओके, ये कॉन्वेक्स मतलब ऐसा स्लोप टाइप एक ब्रिज है। यहाँ पर जब आएगी तो वो हल्का सा नीचे गिरने के लिए टपक जाएगी। अब जहाँ पे सर्कल में पूरा कर लेता हूँ, यहाँ पर जो व्हीकल होती है, यहाँ पर व्हीकल मतलब ट्रैवल कर पाएगी क्या, यहाँ पे स्टेबल रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो यहाँ पर एक्ट नहीं होता है, यहाँ पर mg एक्ट होता है। mg एक्ट होने के कारण यहाँ पे वो नीचे गिर सकती है। ओके, नीचे गिर सकती है, इसलिए यहाँ पे
फुटबॉल के नीचे वाले जो डायरेक्शन होता है, नीचे वाला जो पोजीशन होता है, उसमें कोई भी व्हीकल चल नहीं पाएगी। इधर तक अच्छी खासी चलेगी, इधर इस पोर्शन तक अच्छी खासी चलेगी, ओके, इस पोर्शन तक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नीचे हो जाएगा, मतलब वो लो हो जाएगा, और mg यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एन विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट वर्टिकल अपवर्ड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हेड का डायरेक्शन यहाँ पे वर्टिकल है, वर्टिकल अपवर्ड होगा। वेट mg इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड, ऑलवेज यहाँ पे डाउनवर्ड ही होगा। नाउ यहाँ पे n इक्वल एंड अपोजिट टू द mg, ओके, मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, मैं इक्वल लिख सकता हूँ क्या, ओके, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू mg लिखा, यहाँ पे सिर्फ mg जैसा था वैसा ही रखा, और यहाँ पे n प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा। और दोनों भी यहाँ पे दोनों भी किसकी इक्वल हो गए, mv² की इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ना। यहाँ पे एक सर्कल है, उसके लिए सर्कुलर मोशन मतलब जब सर्कल होता है तब उसमें हम सर्कुलर मोशन यहाँ पे अप्लाई करते थे, सर्कुलर मोशन, ओके। यहाँ पे mv² और नॉर्मल रिएक्शन इज 0 एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि यहाँ पे जो वेट mg यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो लोअर मोस्ट पोजीशन, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे वेट होगा वो हाई हो जाएगा, वेट mg हाई हो जाएगा, ओके, इसलिए वो नीचे गिरने लगेगी गाड़ी, ओके। तो अब देखो, गाड़ी मतलब व्हीकल, आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज 0 एट द लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाती है, और यहाँ पे वेट mg जो होता है, वेट इज इक्वल टू mg, वो हाईएस्ट हो जाता है, हाईएस्ट, ओके। इफ स्पीड विल इंक्रीज देन n गोज डिक्रीज, इफ स्पीड विल इंक्रीज देन n गोज डिक्रीज, इसका कोई काम नहीं है ज़्यादा तक, ओके, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्पीड जब इंक्रीज होगी तो n डिक्रीज होगी, क्योंकि जब ऐसा हमारा सर्कल है ना, ऐसा हमारा सर्कल है, यहाँ पर जो स्पीड होगी वो अच्छी खासी होगी, लेकिन यहाँ पे जब स्पीड हम ऐसा इंक्रीज करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 हो जाएगा, और नीचे की तरफ व्हीकल गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे n लिखा 0, mg माइनस n की जगह पर यहाँ पे 0 लिखा, और mv²/r, ओके। तो mg इज इक्वल टू mv²/r ऐसा रहा, mm गेट कैंसिल हो जाएगा, mm ऐसा गेट कैंसिल हो जाएगा, g इज इक्वल टू v²/r यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे v²/r इज इक्वल टू जो ऐसा रहेगा, तो v² इज इक्वल टू यहाँ पे r डिनोमिनेटर में इसके पास जाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, v² इज इक्वल टू rg, ओके। अब देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू √rg ऐसा आ जाएगा, क्योंकि हम हमारा ये स्क्वायर हटा देंगे, हम उसका स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ पे रूट अप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पर ये आंसर सिमिलर है क्या, देखो जरा, ऑफकोर्स सिमिलर है। तो हमारा ये लेक्चर होता है, अब यहाँ पे एंड होता है हमारा लेक्चर, ओके। तो अब आपको सारा कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे इस लेक्चर के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे ज़रा वेट, मैंने आज के लेक्चर के थ्रू आपसे बहुत सारा डिस्कशन किया, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड का डिस्कशन किया। बैंकिंग ऑफ रोड, यहाँ पे 2 केसेस हमने पढ़े, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो कॉन्वेक्स ब्रिज के तरफ जो व्हीकल होते हैं उसका हमने डिस्कशन किया। 3 पॉइंट जो है अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किए। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क को पहनो, ओके, कहीं बाहर मत घूमो। मैं आपको घर में ही बिठाकर सारी कंसेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूँ, तो डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं। और कभी भी डाउट हो जाए तो Mayur_Dalvi_1330 पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय। Okay, God bless you, take care.